ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब हैं, फ़ाई तजियाकार, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। तो मैं उनसे ज़रा ये पूछ लूँ कि ये जो ट्रंप ईरान को बार बार अब धमकियाँ, तबाह करने की धमकियाँ, एटमी तनसीबात पर हमलों का ख़दशा भी ज़ाहिर किया जा रहा है, तो राशिद साहब आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये एक अमेरिका, ये तो इस वक्त हम बहुत सा तजिया कर चुके हैं कि ये ऐसी जंग है जिसमें अमेरिका अपने बूट्स ऑन ग्राउंड इस्तेमाल करने से गुरेज़ा है। और उसकी वजह यह है कि उनकी जो आर्म फोर्सेस हैं उनकी साख्त ऐसी है कि इस वक्त उनके पास ग्राउंड ट्रुप्स उस तादाद में मैसर नहीं है, या उन्होंने तैयारी नहीं की थी, क्योंकि इस जंग में वो ये समझ के उन एजम्पशंस पे आए थे कि हम बॉम्बिंग से अपने मतलूबा मकासद हासिल कर लेंगे। और चूंकि इसराइल ने भी उनको बहुत पुरसा दिया और इन्होंने टैग अलॉन्ग किया, तो अब ये जब बॉम्बिंग से वो मतलूबा नताइज बरामद नहीं हो रहे, तो वो फिर इसको एस्केलेशन की जानिब ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वो धमकी दे रहे हैं कि अब वो एनर्जी, पावर स्ट्रक्चर, इवन एजुकेशन और फार्मास्यूटिकल के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी वो निशाना बनाने का सोच रहे हैं। मगर इससे कोई मतलूबा नताइज बरामद नहीं हो रही। ये सिमेट्रिक वॉरफेयर होती है, और इसका जो अगर आप तज्जिया करें, जो इसके माहिरीन हैं, एंड्रयू जे मैक साहब हैं, स्टीव मैट्स है और कोलिन ग्रे, दीगर बहुत से जो दिफाई स्कॉलर हैं, उनका एनालिसिस ये कहता है कि सिमेट्रिक वॉरफेयर में जो फरीक जो बका की जंग लड़ रहा होता है, जिसकी एसिमेट्री ऑफ विल ज़्यादा होती है, वो उसमें कामयाब होता है। और दूसरा, इसमें जो इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी इस्तेमाल करता है, क्योंकि उनका जो जितना भी हाई टेक वेपनरी है उसके खिलाफ ये लो टेक, लो कॉस्ट वेपनरी इस्तेमाल की है। स्वार्म ऑफ ड्रोन्स, बैलिस्टिक मिसाइल भी उन्होंने स्वार्म्स में इस्तेमाल किए, और जितने भी ये भेज रहे हैं इसराइल में और अरब ममालिक में, तो उनमें से कोई एटलीस्ट 10% इसराइल में जाके वो खुद उन्होंने माना है कि उसकी पेनिट्रेशन जो है 10% है, और दीगर ज़राए कह रहे हैं कि वो 10 में से 8 जा रहा है। और बहुत से ऐसा इबहाम है जिसकी वजह से हमें ये मालूम नहीं कि इसराइल की सही कैजुअल्टीज़ क्या हैं। मगर हकीकत ये है कि ईरान इस वक्त ये जंग इसको तूल देने का उसका मंशा है, और अगर वो तूल देता है तो वो उसमें फिर उसको कामयाबी होगी। आबना हुर्मुज़ एक और एसिमेट्रिक स्ट्रेटजी थी जो उन्होंने अडॉप्ट की, मगर मेरा ख्याल है आबना हुर्मुज़ पे जब वो उन्होंने बंदिश की तो इसके उनके हलीफों पे भी मनफी असरात आए। गल्फ ममालिक जिस पे अमरीकी अड्डों पे उन्होंने हमला किया और उसके बाद सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया, तो मेरा ख्याल है ये ईरान को थोड़ा सा इस तरफ देखना पड़ेगा कि इसराइल और अमेरिका के ख़िलाफ़ तो एसिमेट्रिक वॉरफेयर वो जारी रखेगा। उसमें लोगों की इंटरनेशनल लॉ, यूरोपियन यूनियन, एशियन कंट्रीज़, मुसलमान ममालिक, उनकी उसकी तरफ पूरी सपोर्ट है। मगर ये जो जीसीसी ममालिक को टारगेट करना, ख़ास तौर पे सऊदी अरेबिया को, ये मेरा ख्याल है एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो कि जिस पे नज़रसानी करने की ज़रूरत है उनको, और ये काउंटर प्रोडक्टिव रही है, क्योंकि इसको उनको तब्दील करना चाहिए। क्योंकि अगर वो जीसीसी ममालिक और ख़ास तौर पे सऊदी अरेबिया अगर इस जंग में आ जाता है तो फिर तो इसराइल ने अपना मकसद अचीव कर लिया। और अगर वो होता है तो पाकिस्तान पे भी पुल लाएगा, क्योंकि पाकिस्तान सऊदी अरेबिया का एक तस्वीराती हलीफ है और हम पे ऑब्लिगेशंस हैं कि उसके दिफा में हम कोई ना कोई स्टेप उनकी डिफेंस के लिए उठाएं। तो ये एक मेरा ख्याल है ईरानी जो प्लानर्स हैं उनको इस तरफ देखने की ज़रूरत है। एक तो आपने हुर्मुज़ की बंदिश के हवाले से जो स्टांस है वो इंटरनेशनल लॉ से भी मुताबिकत नहीं रखता। ये टेरिटोरियल वाटर्स तो ज़रूर हैं, मगर ओमान की भी उस पर अमलदारी है, इनकी भी है, और ये इंटरनेशनल स्टेट्स हैं। और इंटरनेशनल स्टेट्स जो होते हैं वो ठीक है, ईरान यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी का मेंबर नहीं है, उन्होंने रेटिफाई नहीं किया था। मेरा ख्याल है इसी पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये किसी वक्त इसको ये इस्तेमाल कर सकेंगे, मगर ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा। अगर पूरी दुनिया उनके खिलाफ हो जाती है, कोई यूनाइटेड नेशन से कोई करारदाद आ जाती है, तो फिर ये क्या करेंगे? क्या पूरी दुनिया से लड़ेंगे? तो इसमें इनको भी अपनी स्ट्रेटजी तब्दील करने की ज़रूरत है। हाँ, अलबत्ता अमरीकी जो अहदाफ थे वो अचीव नहीं हुए रजीम चेंज के, और ना ही वो इजरायली अहदाफ हुए हैं जो कि पॉलिटिको स्ट्रेटजिक एम था। आप ये कह रहे हैं राशिद साहब कि इस वक्त जंग अगर लंबी चलती है तो ये ईरान के फ़ायदे में है, अमेरिका इसराइल को के फ़ायदे में नहीं है। एग्जैक्टली, क्योंकि ये उनको अपने हदफ पूरे करने में
ग्राउंड ट्रूप्स डालने पड़ेंगे। ग्राउंड ट्रूप्स के लिए उनके पास इस वक्त वो फोर्स कंपोनेंट नहीं है। अगर वो ये मरीन एक्सपीडिशनरी फोर्स जो ओकिनावा से आ रही है या 82nd एयरबोर्न का एक ब्रिगेड आ रहा है, तो ये तो एक सिर्फ टो होल्ड इस्टेब्लिश करने या बीच एड पे जाने वाली फोर्स होती है। और इससे आप ईरान जैसा बड़ा मुल्क उसमें सस्टेन्ड ग्राउंड मनूवर नहीं कर सकते। इराक वॉर में आपने देखा था 2.5 लाख के लगभग ट्रुप्स को मोबिलाइज किया गया था, तब जाके कि सद्दाम हुकूमत का तख्ता उल्टा गया था और उनको शिकस्त हुई थी कंप्लीट। यहाँ ये 5 गुना बड़ा मुल्क है और इसमें एलाइज अमेरिका के साथ नहीं है, और उनको अपना जो उनका इन्फेंट्री कंपोनेंट है वो इस वक्त काफ़ी डिप्लीटेड है, क्योंकि जब इन्होंने एक इंफॉर्मेशन एज वॉरफेयर के लिए अपनी तश्कील की आर्म फोर्सेस की, तो उसमें बहुत सा इन्फेंट्री कंपोनेंट कम कर दिया, जो इस वक्त उनको आड़े आ रहा है, क्योंकि इस वक्त उनके पास मतलूबा तादाद में वो सिपाह दस्तयाब नहीं है। और दूसरा, इनको जो एक एपेटाइट होती है अमरीकी रायामा की सैक्रिफाइसेस या बॉडी बैग लेने की, वो भी नहीं है। क्योंकि अगर वो बॉडी बैग्स एक इलेक्शन ईयर में आने शुरू हो गए तो फिर आपको मालूम है कि जो इंटरनल इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है अमेरिका की, ट्रम्प साहब के लिए उसके लिए बहुत मनफी मुश्किल असरात हो होंगे। जाएगी। तो वो ठीक एक है, पॉइंट ठीक में है। फंस इस वक्त आपका फंस पॉइंट आ चुके गया। हैं, और सिर्फ वो एस्केलेट कर सकते हैं बाय वे ऑफ बॉम्बिंग। और अगर ऐसा एक और सैमसन ऑप्शन की तरफ अगर हम सोचें, क्योंकि रैशनल एक्टर ना नेतन्याहू साहब है ना अमेरिका, और तंग आके वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की तरफ अगर गए तो फिर ये बहुत कैटेस्ट्रॉफिक होगा पूरी दुनिया के लिए और खित्ते के लिए।